हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर डॉक्टर मंजू सिंह आपके सामने अपना एक और वीडियो लेकर उपस्थित हूँ, जो है पाठ्य पुस्तक पर। पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ्य पुस्तक। 2 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम और बीएससी बीएड और बीए बीएड 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में भी ये पाठ्य पुस्तक जो टॉपिक है ये चलता है। इसे पेडागोजी सब्जेक्ट्स में और अन्य दूसरे सब्जेक्ट्स में भी देखा जा सकता है। चलिए अगली स्लाइड पर देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक में है क्या। पुस्तकें वह विरासत है जो मानव जाति के लिए एक महान प्रतिभा छोड़ती है, जो पीढ़ी से पीढ़ी तक उन लोगों तक पहुंचाई जाती है जो अभी तक जन्मे ही नहीं है। जोसेफ एडिसन ने ये जो अपना कोटेशन दिया है ये पुस्तकों के ऊपर है, पुस्तकों के महत्व के ऊपर है कि पुस्तकें ही वह एक साधन है जो एक जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है, और ये जानकारी उन लोगों तक भी वो पहुंचाती है जो अभी जन्मे भी नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर पुस्तकों के महत्व के बारे में जोसेफ एडिसन ने बहुत ही सुंदर शब्दों में अपनी बात कही है। यहाँ से पता चलता है कि पुस्तकें कितनी महत्वपूर्ण है। युग चाहे कोई भी हो, चाहे वो इंटरनेट का युग हो या और भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, लेकिन पाठ्य पुस्तकों का महत्व कभी भी कम नहीं होता है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं पाठ्य पुस्तकें होती क्या है। पाठ्य पुस्तक एक परिचय। प्राचीन काल में लिपि के अभाव में भाषा की शिक्षा मौखिक थी। लिपि का आविष्कार हो जाने पर हस्तलिखित पांडुलिपियों का प्रयोग होने लगा। आविष्कार ने पाठ्य पुस्तकों को सुलभ बना दिया और पाठ्य पुस्तकें संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का आधार बन गई। वैसे तो पाठ्यक्रम के सभी विषयों का शिक्षा में पाठ्य पुस्तकों का अमूल्य योग होता है, परंतु भाषा की शिक्षा में तो इसका अमूल्य विशिष्ट योग होता है। भाषा शिक्षण में तो पाठ्य पुस्तक के साधन और साध्य दोनों रूपों में प्रयुक्त की जाती है। यानी प्राचीन काल में जब लिपि नहीं थी और भाषा मौखिक रूप में ही प्रचलित थी, लिखित भाषा का तब इतना प्रचलन नहीं था। जब लिपि का आविष्कार हुआ तो हस्तलिखित पांडुलिपियां सबसे पहले प्रयोग में ली जाने लगी और आविष्कार धीरे धीरे इससे होते गए और लिखित रूप और एक विकसित होता गया, और फिर इस विकसित रूप ने पाठ्य पुस्तकों का रूप ले लिया। संपूर्ण शिक्षा प्रणाली है जो पाठ्य पुस्तकों पर ही आधारित होकर रह गई। पाठ्यक्रम के सभी विषय, जो भी विषय पढ़ाए जाते हैं, सभी में पाठ्य पुस्तकों का बहुत ही बड़ा योगदान रहता है। और भाषा में तो इसका योगदान और भी बढ़ जाता है, क्योंकि भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उस पर उसके शिक्षक और छात्र दोनों ही भाषा की जो पाठ्य पुस्तक है उस पर एक तरह से डिपेंड हो जाते हैं, या उस पर एक तरह से वो एक आश्रित हो जाते हैं। प्राचीन काल में भारत में पाठ्य पुस्तक के लिए ग्रंथ शब्द का प्रचलन था। प्राचीन भारत में जब आश्रम प्रणाली थी और वहां पर गुरु शिष्य परंपरा प्रचलित थी, उस समय पाठ्य पुस्तक के लिए ग्रंथ शब्द का प्रचलन शुरू हुआ। ग्रंथ का अर्थ होता है गूंथना, बांधना, नियमित ढंग से जोड़ना या क्रम से रखना आदि। यानी गूंथना या बांधना किसी चीज को, या क्रम से रखना, क्रमवार उसको जमा करके रखना। भोजपत्र या ताड़पत्र को आचार्य लोग अपने शिष्यों के समक्ष क्रम से रखते थे। उनमें बीच में छेद करके किसी धागे से गूंथ भी देते थे। यानी जब आश्रम प्रणाली हमारे यहाँ पर थी, गुरु शिष्य परंपरा चल रही थी, उस समय जो गुरु बोलते थे, शिष्य जो उसमें से मुख्य बातें थी उन्हें भोजपत्र या ताड़पत्र पर लिख लेते थे, और जब वो भोजपत्र और ताड़पत्र इकट्ठे हो जाते थे तो उन्हें किसी एक धागे से वो गूंथ लेते थे या उसमें बांध लेते थे। इसीलिए उन्हें फिर ग्रंथ कहा जाता था। अंग्रेजी का बुक शब्द जर्मन भाषा के बीक शब्द से उत्पन्न माना जाता है, जिसका अर्थ है वृक्ष। फ्रांसीसी भाषा में भी इसका संबंध वृक्ष की छाल या तख्ती पर लिखने से है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंग्रेजी हो, फ्रांसीसी हो या जर्मन हो, जो पाठ्य पुस्तक है उसका संबंध वृक्ष से है। उसका संबंध ये है कि जो पाठ्य पुस्तक के जो कागज है, जो पन्ने हैं, वह वृक्ष की छाल से बनाए जाते हैं। इसीलिए अंग्रेजी भाषा में हम माने तो अंग्रेजी भाषा में बुक शब्द जर्मन भाषा के बीक से माना जाता है, और बीक का अर्थ होता है वृक्ष। और इसी तरह से फ्रांसीसी भाषा में भी इसका संबंध वृक्ष की छाल या तख्ती पर लिखने से माना जाता है। गुड महोदय के अनुसार एक निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए
एक निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई पुस्तक पाठ्य पुस्तक है। यानी गुड महोदय ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है कि पाठ्य पुस्तक होती क्या है, कि एक निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए, अगर एक निश्चित पाठ्यक्रम को पूरा करना है तो उसके लिए एक साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षिक स्तर की जिस भी कक्षा के लिए वो बनाया गया है, उस शैक्षिक स्तर के लिए एक निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से जो लिखा जाता है वह विषय वस्तु, वह पाठ्य पुस्तक कहलाती है। ये जो व्यवस्थित विषय वस्तु है ये पाठ्य पुस्तक में लिखित होता है और छात्र उससे पढ़कर अपनी परीक्षाओं को भली प्रकार से दे पाते हैं। चलिए अगली स्लाइड पर और देखते हैं आगे क्या है। अब आता है पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता या उद्देश्य। छात्रों, मैंने आपको पहले भी बताया था मेरी पुराने जो वीडियोस थे उनमें कि चाहे पाठ्य किसी भी विषय का आवश्यकता पूछी जाए, उसके उद्देश्य पूछे जाए या उसका महत्व पूछा जाए, लगभग इसमें सभी जो बिंदु हैं वो एक जैसे से ही होते हैं। अगर आप आवश्यकता के बिंदु याद कर लेते हैं, अगर परीक्षा में आपसे उद्देश्य या महत्व पूछा जाता है तो आप उसका भी जवाब दे सकते हैं। तो पाठ्य पुस्तक के यहाँ पर आवश्यकता या उद्देश्य क्या हो सकते हैं उसके बिंदुओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। सबसे पहला आता है बालकों की कल्पना शक्ति के विकास में सहायक, यानी पाठ्य पुस्तकें जो है वो बालकों की कल्पना शक्ति के लिए एक तरह से सहायक का काम करती है। बालक पाठ्य पुस्तक में पढ़ते हैं और उसके अलावा वो उसको सोचने पर मजबूर कर देती है, चिंतन शक्ति उसकी बढ़ जाती है, वो उसको पढ़ते जाते हैं और उसके बारे में और अधिक विचार करते जाते हैं। जैसे जैसे उनको टॉपिक्स मिलते हैं उन टॉपिक्स के बारे में वो विचार करते हैं, उसमें से वो ज्ञान अर्जन करते हैं और फिर खुद की कल्पना शक्ति को भी वो बढ़ा लेते हैं। अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला बिंदु है ज्ञान की सीमा को विस्तृत करने में सहायक, यानी जो ज्ञान वो लेना चाहते हैं उसकी सीमाओं को बढ़ाने में पाठ्य पुस्तक मदद करती है। जो ज्ञान शिक्षक के द्वारा कक्षा में दिया जाता है वह ज्ञान थोड़ा सीमित होता है, उसको और विस्तृत रूप अगर प्रदान करना है तो पाठ्य पुस्तकें उसमें मदद करती है। तो इस तरह से पाठ्य पुस्तकों की जो आवश्यकता या उद्देश्य ये है। अगले बिंदु पर चलते हैं कि ज्ञान को स्थायी रूप देने में सहायक। कहने का तात्पर्य यह है कि जब छात्र कक्षा में अध्यापक से पढ़ लेता है, उसके बाद जब वो घर पर जाता है तो वो जाकर के फिर से अपना स्व अध्ययन करना चाहता है तो वह वहां पर जाकर फिर से उसको पढ़ता है और इस तरह से जो उसने सुना था अध्यापक के मुख से, तो उसको वो मौखिक जो उसने सुना था उसको वो जब पढ़ लेता है तो वह उसके बाद उसके दिमाग में स्थायी रूप से बस जाती है और इस तरह से जो वो ज्ञान प्राप्त करता है, सुनता है पहले और फिर उसको पढ़ लेता है तो वह ज्ञान उसके मस्तिष्क में स्थायी रूप ले लेता है। अगले बिंदु पर चलते हैं कि ज्ञान को व्यवहारिक रूप देने की प्रेरणा, यानी अगर ज्ञान को व्यवहारिक रूप देना है कि व्यवहार में वो ज्ञान किस तरह से काम में लिया जाए, तो इस चीज की प्रेरणा भी पाठ्य पुस्तकों के द्वारा छात्रों को मिलती है। अगले बिंदु पर चलते हैं कि छात्रों में स्वाध्याय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। स्वाध्याय का अर्थ है स्व अध्ययन, यानी स्वयं छात्रों के द्वारा जो स्वयं खुद वो अध्ययन करते हैं उसके प्रति रुचि उत्पन्न करने में भी पाठ्य पुस्तकें मदद करती है। जब छात्र स्वयं पढ़ना चाहते हैं तो उस समय पाठ्य पुस्तक उनके लिए एक साधन का काम करती है और उस साधन का प्रयोग करते हुए छात्र अपनी परीक्षा की तैयारियां करते हैं। अगले बिंदु पर चलते हैं कि छात्रों में ज्ञानोपार्जन के लिए सहायक, यानी छात्र जब विद्यालय जाते हैं वहां जाकर शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिक्षक के अलावा पाठ्य पुस्तकें ही वह साधन है जो उसके ज्ञानोपार्जन में सहायता करती है। तो इस तरह से छात्रों में ज्ञानोपार्जन के लिए भी पाठ्य पुस्तकें सहायक है। अगले बिंदु पर चलते हैं कि छात्रों के लिए उत्तम पाठ्यक्रम निर्धारण में सहायक, यानी छात्रों के लिए जब किसी कक्षा विशेष का पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है तो उस समय भी जो प्रचलित पाठ्य पुस्तकें होती है उन्हीं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम भी बनाया जाता है। पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें ये दोनों अपने एक दूसरे पर एक तरह से डिपेंड करते हैं, एक दूसरे का इनका संबंध है। अगर पाठ्यक्रम है तो पाठ्य पुस्तकों पर एक तरह से उनका आधार है और जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनका आधार पाठ्यक्रम है। इस तरह से इन दोनों में आपस में संबंध है और छात्रों के लिए उत्तम पाठ्यक्रम निर्धारण में भी पाठ्य पुस्तकें मदद करती है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और अन्य बिंदुओं को देखते हैं। भाषा शिक्षण की विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक, कि पाठ्य पुस्तकें जो है वो भाषा शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में भी बहुत ही मदद करती है। भाषा शिक्षण का जो विशिष्ट उद्देश्य है उसमें है कि छात्रों को भाषा को बोलना, पढ़ना, लिखना आ जाए और ये सब जो है जो भाषा के कौशल है इनमें कुशलता प्राप्त करने के लिए जो भाषा कौशल के कुछ
कौशल है उनको एक तरह से उनमें दक्षता प्राप्त करने के लिए पाठ्य पुस्तक मदद करती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं कि छात्रों में पढ़ने की प्रेरणा जागृत करने में सहायक, यानी छात्र जब पढ़ने बैठता है तो उसके सामने उसके शिक्षक के द्वारा लिखाए हुए नोट्स होते हैं या खुद के द्वारा तैयार किए हुए नोट्स होते हैं, लेकिन जहां जहां उसको और ज्यादा उसको गहराई से पढ़ने की आवश्यकता होती है तो पाठ्य पुस्तकें उस समय उसकी जो पढ़ने की प्रेरणा है उसको जागृत करती है, उसमें सहायता करती है और एक सहायक का काम करती है और छात्र को प्रेरणा मिल जाती है तो फिर वो पाठ्य पुस्तकों को पढ़ करके अपनी परीक्षा की तैयारी में जुट जाते हैं। अगले बिंदु पर चलते हैं कि भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए आवश्यक, यानी भाषा पर अगर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना है तो उसके लिए भी पाठ्य पुस्तक आवश्यक है। भाषा पर पूर्ण अधिकार कब माना जाता है कि जब छात्र को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना आ जाए, ये चारों कौशल जो है भाषा के, उनमें अगर दक्षता हासिल हो जाती है तो फिर भाषा पर पूर्ण अधिकार माना जाता है। और इसकी जो चौथी सीढ़ी है वो है लिखना। लिखना भी पाठ्य पुस्तक को पढ़कर ही छात्रों को आता है। पहले वो पढ़ते हैं, फिर उनको अक्षर ज्ञान हो जाता है और फिर वो लिखने का अभ्यास करके लिखना सीख जाते हैं। तो इस तरह से भाषा पर अगर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना है तो उसके लिए भी पाठ्य पुस्तकें आवश्यक है। अगले बिंदु पर चलते हैं कि पाठ को पढ़ने और पढ़ाने में सहायक, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि शिक्षक और छात्र दोनों के लिए पाठ्य पुस्तकें एक सहायक का काम करती है। शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाने जाता है तो उस समय पाठ्य पुस्तक उसके एक सहायक के रूप में काम करती है और उसकी बहुत मदद करती है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक की सहायता से छात्रों को पढ़ाता है, अध्ययन कार्य करवाता है। छात्र जब पढ़ते हैं तब वह भी जो शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जा रहा है उसको पाठ्य पुस्तक में देखते हुए पढ़ते हैं और इस तरह से पाठ्य पुस्तक पढ़ने और पढ़ाने दोनों में शिक्षक और छात्र दोनों की मदद करती है। अगले बिंदु पर चलते हैं कि अनेक प्रकार की सूचनाओं का एक स्थान पर संग्रह, यानी बहुत जो सूचनाएं एकत्रित हमें देखनी है किसी विषय पर या किसी टॉपिक पर, तो एक ही स्थान पर सूचनाओं का जो संग्रह है वो पाठ्य पुस्तकों में देखने को मिलता है। इसीलिए छात्र जब किसी कक्षा में प्रवेश लेते हैं तो सबसे पहले उसकी पाठ्य पुस्तकें खरीदते हैं और उनको वो पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हो जाती है तो उनको मन में एक प्रकार का विश्वास पैदा हो जाता है कि अब वो उस परीक्षा की तैयारी कर लेंगे। और इस तरह से उनको जो विषय पढ़ना है और जो उस विषय के जो पाठ पढ़ने हैं और पाठ में जो उनको कोई टॉपिक पढ़ने हैं या कोई विशेष बिंदु पढ़ने हैं, तो इन सभी तरह की जो सूचनाएं हैं किसी एक विशेष विषय पर वो एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती है पाठ्य पुस्तक में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत सी जो सूचनाएं हैं उनका एक स्थान पर जो संग्रह है वो पाठ्य पुस्तक में देखने को मिलता है। अगले बिंदु पर चलते हैं कि संपूर्ण कक्षा को एक साथ पढ़ाने में उपयोगी, कि जब शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा होता है तब सभी छात्रों के पास पाठ्य पुस्तकें होती है, खास करके छोटी कक्षाओं में और भाषा की अध्ययन कराने में पाठ्य पुस्तकें बहुत उपयोगी है। क्योंकि जब भाषा का अध्ययन करा रहा होता है अध्यापक तो स्वयं उसके पास एक अपनी बुक होती है, अपनी पुस्तक होती है और बाकी छात्रों को भी वो अपनी अपनी पुस्तकें खोलने के लिए कहता है और वो पढ़ाता है। तो एक साथ पूरी कक्षा जो है वो शिक्षा अध्ययन कर पाती है और इस तरह से शिक्षण उसका प्रभावी होता है पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जब वो पढ़ाता है। तो संपूर्ण कक्षा को एक साथ एक समय पर पढ़ाने के लिए पाठ्य पुस्तकें बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। अगले बिंदु पर चलते हैं कि पठित पाठ को पुनः स्मरण करने का प्रबल साधन, कि जब छात्र परीक्षा से पहले तैयारी कर लेता है, शिक्षक उसको पढ़ाता है, वो स्व अध्ययन कर लेता है और किसी जो विषय है उसको पूरा पढ़ करके उसको तैयार कर लेता है, उसके बाद जब उसकी परीक्षा पास में आती है तो वो उसका पुनः स्मरण करना चाहता है। जब वो पुनः स्मरण करना चाहता है तो उस समय उसके पास में जो पाठ्य पुस्तक है वो एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उसके लिए काम करती है। वो पाठ्य पुस्तक में से देख के जो उसने पाठ पहले पढ़ लिए हैं उनका पुनः स्मरण उसमें से देख करके करता है। चलिए अगली स्लाइड पर अब देखते हैं पाठ्य पुस्तकों का महत्व। पिछली स्लाइड्स पर हमने देखा था पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता या उद्देश्य, और छात्रों अब हम देखने जा रहे हैं पाठ्य पुस्तकों का महत्व। ये सभी बिंदु हैं जो थोड़े मिलते जुलते हैं लेकिन फिर भी परीक्षा में अलग अलग इन पर प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इनको अलग अलग देखना होता है। पाठ्य पुस्तकों का महत्व, पाठ्य पुस्तकों के महत्व में जो पहला बिंदु है कि पाठ्य पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन है। ये इसका बहुत ही महत्वपूर्ण एक हम बिंदु कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तकों का महत्व है, इस कारण से है क्योंकि वो ज्ञान प्राप्ति का एक सशक्त
साधन है। चाहे कितना भी समय बदल जाए, चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी नहीं आ जाए, चाहे कितनी भी ऑनलाइन क्लासेस होने लग जाए या कोई और साधन छात्रों के पास उपलब्ध हो जाए, लेकिन पाठ्य पुस्तकें हैं ज्ञान प्राप्ति का सशक्त साधन थी, है और रहेंगी। इस तरह से पाठ्य पुस्तकें ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगले बिंदु पर चलते हैं कि पाठ्य पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान स्थायी ज्ञान होता है। पाठ्य पुस्तकों से जो ज्ञान प्राप्त करता है छात्र, तो पाठ्य पुस्तक से पढ़ते समय वह अपनी आंखों को और अपनी अन्य इंद्रियों को काम में लेता है, और इस प्रकार से जो कई इंद्रियों को काम में लेकर जब वह अध्ययन करता है तो उसका जो ज्ञान है वह प्राप्त किया हुआ ज्ञान स्थायी ज्ञान का रूप ले लेता है। अगले बिंदु पर चलते हैं कि पाठ्य पुस्तकें शिक्षक की पथ प्रदर्शिका, यानी हमने ये पहले भी देखा था आवश्यकता और उद्देश्य वाले उसमें बिंदु, कि पाठ्य पुस्तकें शिक्षक के लिए एक सहायक का काम करती है, एक पथ प्रदर्शिका का काम करती है, और पाठ्य पुस्तक के बिना शिक्षक जो है अपना अध्ययन कार्य संपूर्ण नहीं कर सकता है। तो पाठ्य पुस्तकें शिक्षक के लिए पथ प्रदर्शक का काम करती है। शिक्षक जो है अपने पाठ्यक्रम को देख करके और पाठ्यक्रम के अनुसार जो पाठ्य पुस्तकें निर्धारित की गई हैं, उन पाठ्य पुस्तकों में से वो छात्रों को पढ़ाई करवाता है, अध्ययन कार्य करवाता है, और अपना जो उसका काम है किसी विषय को उसको पढ़ाना, उसको पूरा कर पाता है। अगले बिंदु पर चलते हैं कि पाठ्य पुस्तकें पठन योग्यता को विकसित करने में सहायक, यानी छात्रों में जो पठन योग्यता विकसित करनी है, पढ़ने की योग्यता विकसित करनी है, तो उस समय भी पाठ्य पुस्तकें उनकी मदद करती है। पाठ्य पुस्तकों में से देख करके छात्र पढ़ते हैं और इस तरह से उनकी पढ़ने की योग्यता विकसित होती जाती है। अगले बिंदु पर चलते हैं कि पाठ्य पुस्तकें स्वाध्याय का आधार। स्वाध्याय का अर्थ हमने पहले भी देखा था, समझा था कि स्व अध्ययन मतलब खुद पढ़ाई करना या खुद अध्ययन करना। पाठ्य पुस्तकें जब छात्र स्वयं अध्ययन करने बैठता है तो उस समय एक आधार का काम करती है, क्योंकि उसके पास शिक्षक के द्वारा लिखवाए हुए नोट्स हो सकते हैं या स्वयं के द्वारा जो नोट्स तैयार किए गए हैं वो भी हो सकते हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तकें इन सब के होने के बावजूद भी उसके स्व अध्ययन के लिए एक आधार का काम करती है। पाठ्य पुस्तकें मौलिक चिंतन की सशक्त पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायक, यानी छात्र जब पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं तो उन्हें ये एक आभास हो जाता है कि किस तरह से एक पुस्तक लिखी जाती है, किस तरह से उसमें पाठ होते हैं और किस तरह से उन पाठों को एक तरह से तैयार किया जाता है। जब छात्र स्वयं अपने जीवन में मौलिक चिंतन करते हैं, कुछ खुद रचनाएं करना चाहते हैं, तो उन रचनाओं की या मौलिक चिंतन या मौलिक रचनाओं की जो पृष्ठभूमि है वो पाठ्य पुस्तक ही उसके लिए तैयार करती है। पाठ्य पुस्तक में से देख करके वह एक तरह से अपनी रचनाओं को मौलिकता के साथ उसमें लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। अगले बिंदु पर चलते हैं कि पाठ्य पुस्तकों की सहायता से अनेक छात्रों को एक साथ पढ़ाना संभव। यह बिंदु आवश्यकता और उद्देश्य, वहां पर भी हमने देखा था कि पाठ्य पुस्तकें जो है वह एक अध्यापक को उसके छात्रों को एक साथ पढ़ाने के लिए बहुत ही मदद करती है। पूरी कक्षा में सभी छात्रों के पास पुस्तकें होती है। भाषा का शिक्षक जो है विशेषकर वह अपनी पुस्तक खोलता है और बाकी छात्रों को भी अपनी पाठ्य पुस्तक खोलने के लिए कहता है और वह एक साथ पढ़ाता जाता है और सभी छात्र उन पाठ्य पुस्तकों में से देख करके अध्ययन करते जाते हैं। और इस प्रकार से चाहे कितनी भी बड़ी कक्षा हो, एक शिक्षक सभी छात्रों को, अनेक छात्रों को एक साथ पढ़ा पाता है। तो इस प्रकार से पाठ्य पुस्तकों की सहायता से अनेक छात्रों को एक साथ पढ़ाना संभव हो पाता है। तो छात्रों, हमने यहाँ पर देखे पाठ्य पुस्तकों के महत्व के कुछ बिंदु। चलिए अगली स्लाइड पर और देखते हैं अन्य बिंदु कि भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए भी पाठ्य पुस्तकें सहायक है। अगर भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना है तो उसके लिए भाषा कौशलों की जो सीढ़ियां हैं उनको पार करना होता है। भाषा कौशल की जो पहली सीढ़ी है कि किसी भाषा को सुनने में कौशल प्राप्त करना, फिर उसमें बोलने में कौशल प्राप्त करना, और फिर उसमें पढ़ने में कौशल प्राप्त करना, और फिर उसमें लिखने में कौशल प्राप्त करना। तो इस तरह से भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करना है तो इन चारों कौशलों को उसे एक तरह से दक्षता हासिल करनी होती है और इस दक्षता के लिए पाठ्य पुस्तकें उसकी सहायता करती है। अगले बिंदु पर चलते हैं कि भाषा में लेखन कौशल का विकास पाठ्य पुस्तकों द्वारा संभव है। अगर सुनने में अगर हम ये बिंदु देखते हैं तो हमें लगता है कि लिखने में पाठ्य पुस्तक किस तरह से मदद कर सकती है। तो बच्चों, लिखने के लिए जो पाठ्य पुस्तक है वो इस तरह से मदद करती है
कि जो छात्र हैं पहले पाठ्य पुस्तकों को पढ़ते हैं, लिखी हुई चीजों को देखते हैं, वह देखते हैं कि निबंध किस प्रकार से लिखे जाते हैं, कहानियां किस प्रकार से लिखी जाती है, कविताएं किस प्रकार से लिखी जाती है, या पत्र और इस तरह के लेख किस प्रकार से लिखे जाते हैं, रिपोर्टाज किस तरह से लिखे जाते हैं, यात्रा संस्मरण किस तरह से लिखे जाते हैं। और इस तरह से वो जो भाषा साहित्य के अनेक रचनाएं देख लेते हैं, अनेक विधाएं देख लेते हैं। उसको देखने के बाद, उनको पढ़ने के बाद छात्र को ये आभास हो जाता है कि किस तरह से लिखा जाता है। इन सब चीजों को पढ़ने के बाद ही पता चलता है कि लिखा कैसे जाता है। तो भाषा में लेखन कौशल का अगर विकास करना है तो उसके लिए पाठ्य पुस्तकें ही बहुत बड़ा एक तरह से रोल अदा करती है, अपनी भूमिका अदा करती है। अगले बिंदु पर चलते हैं कि वर्तमान परीक्षा प्रणाली में पाठ्य पुस्तकें आवश्यक, यानी आज की हमारी जो परीक्षा प्रणाली है उसमें पाठ्य पुस्तकों में से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्र उनमें, शिक्षक जो है उन्हीं में से प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, छात्र उन्हीं में से अपनी तैयारी करते हैं परीक्षा की। और पाठ्यक्रम निर्माता जो है वो भी पाठ्य पुस्तकों को देखकर ही पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से जो परीक्षा प्रणाली है उसमें जो पूरी तरह से डायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से पाठ्य पुस्तकें अपनी भूमिका अदा करती है। और इसके लिए परीक्षा को पास करने के लिए पाठ्य पुस्तकों का होना बहुत ही आवश्यक है। अगले बिंदु पर चलते हैं कि पाठ्य पुस्तकों के द्वारा विभिन्न प्रकार की लेखन शैलियों एवं साहित्यिक विधाओं से परिचय होता है। जैसा कि हमने ऊपर वाले बिंदु में भी देखा था कि पाठ्य पुस्तकें हैं, उसी में अलग अलग तरह की लेखन शैलियां होती है। छात्र उनको पढ़ते हैं और उन लेखन शैलियों से परिचय प्राप्त कर सकते हैं, उनसे परिचित हो पाते हैं। और इसी तरह से साहित्य की जो अनेक विधाएं हैं, पत्र है, कहानी है, कविता है, निबंध है, रिपोर्टाज है, यात्रा संस्मरण है, या अन्य व्यंग कहानियां हैं, व्यंग कथाएं हैं, या अन्य कोई और अन्य प्रकार की विधाएं हैं, उन सबसे परिचय अगर प्राप्त करना है तो पाठ्य पुस्तकों को पढ़कर ही छात्र इन साहित्य की विधाओं से परिचय प्राप्त कर पाता है। अगले बिंदु पर चलते हैं कि पाठ्य पुस्तकें विषय को दोहराने में सहायक, यानी अगर किसी विषय को पढ़ लिया है पहले, उसका रिवीजन करना है, उसका दोहरान करना है, उसका पुनः अभ्यास करना है, पुनः स्मरण करना है, तो उसके लिए पाठ्य पुस्तकें बहुत मदद करती है। अगले बिंदु पर चलते हैं कि छात्रों में साहित्यिक रुचि विकसित करने में सहायक, यानी पाठ्य पुस्तकों को पढ़ करके और छात्रों में ये रुचि और ज्यादा पढ़ने के लिए विकसित होती है। पाठ्य पुस्तकों को पढ़ करके साहित्य के प्रति छात्रों में एक रुचि उत्पन्न होती है, वो साहित्य के नजदीक चले जाते हैं, साहित्य की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और उनकी रुचि बढ़ती जाती है। और एक एज ए हॉबी उनकी एक रुचि जो हो जाती है तो अपनी हॉबी को भी वो पूरी कर पाते हैं पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से। जो उनकी पढ़ने की हॉबी है उसको भी वो अच्छी तरह से निभा पाते हैं। अगले बिंदु पर चलते हैं कि साहित्यिक व सांस्कृतिक क्रियाओं का आयोजन करने में सहायक। छात्रों, आपने देखा होगा कि आपके विद्यालय और महाविद्यालयों में अनेक प्रकार की साहित्यिक और सांस्कृतिक क्रियाएं आयोजित की जाती है। साहित्यिक क्रियाओं में जैसे डिबेट वगैरह है या अलग और कोई क्विज वगैरह, इस तरह के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, तो उस समय भी साहित्य के रूप में पाठ्य पुस्तकें मदद करती है। उन्हीं में से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और उन्हीं में से छात्र तैयारी करते हैं। इसी तरह से सांस्कृतिक जो क्रियाएं हैं, हमारी संस्कृति से संबंधित जो आयोजन किए जाते हैं या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, तो उनमें भी पाठ्य पुस्तकें अपनी मदद करती है, एक सहायक का काम करती है। अगले बिंदु पर चलते हैं कि पाठ्य पुस्तकों के द्वारा विषय विविधता एवं शैली विभिन्नता का दर्शन हो पाता है। यानी एक पाठ्य पुस्तक है तो एक सब्जेक्ट की अलग तरह से लिखी हुई है, दूसरे सब्जेक्ट की अलग तरह से लिखी हुई होती है, और इस तरह से छात्र अनेक विषयों की जो विविधताओं के आधार पर अध्ययन कर पाता है। एक ही तरह का अध्ययन उसको नहीं करना पड़ता है, एक ही विषय का वो विभिन्न विषय पढ़ता है और विभिन्न विषय की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ता है। इससे उसको विषय विविधता की जानकारी हो पाती है, उसके दर्शन हो पाते हैं। दूसरा इसमें दिखाया गया है कि शैली विभिन्नता, यानी पाठ्य पुस्तक में जो पाठ लिखे गए हो अलग अलग शैलियों में होते हैं। छात्र जब उस पाठ्य पुस्तक को पढ़ता है तो वो विभिन्न प्रकार की शैली जो है उनके दर्शन कर पाता है। अगले बिंदु पर चलते हैं कि पाठ्य पुस्तकों के द्वारा महान व्यक्तियों की जीवनियों का चरित्र चित्रण, यानी पाठ्य पुस्तक जो है उसमें महान व्यक्तियों की जीवनियां लिखी हुई होती है। छात्र उनको पढ़ते हैं, उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं, अपने जीवन को में उनको आदर्श मानकर चलते हैं और स्वयं उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं और अपने चरित्र को निर्माण कर सकते हैं, अपने चरित्र का विकास कर सकते हैं। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं अगली स्लाइड पर क्या है।
तो छात्रों अपने पिछली स्लाइड पर देखे थे पाठ्य पुस्तकों का महत्व। अब हम देखने जा रहे हैं पाठ्य पुस्तकों के गुण। गुण और अवगुण हर चीज में होते हैं, इसी तरह से पाठ्य पुस्तकों में भी गुण भी होते हैं और अवगुण भी होते हैं। इसमें जो पहला गुण आता है वह है उद्देश्यता। किसी भी काम को करने से पहले उसका उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। बिना उद्देश्य के किया गया कार्य कभी भी महत्वपूर्ण नहीं होता है। तो इसी तरह से पाठ्य पुस्तक की रचना करते समय उसको एक तरह से बनाने से पहले जो उद्देश्य निर्धारित किया गया था उस उद्देश्य को ध्यान में रख करके अगर पाठ्य पुस्तक की छपाई की जाती है, पाठ्य पुस्तक तैयार की जाती है, तो वह पाठ्य पुस्तक एक अच्छी पाठ्य पुस्तक मानी जाती है और उद्देश्यता उसका एक पहला गुण माना जाता है। दूसरा आता है उपयुक्तता। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानव व्यक्तित्व के विकास की कई अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? जैसे बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है, प्रौढ़ावस्था है आदि। जब पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाती है तो उस समय बाल्यावस्था के लिए पाठ्य पुस्तक बालकों के हिसाब से बालकों के लिए जो मनोविज्ञान की दृष्टि से उपयुक्त है उसके हिसाब से पुस्तकें बनाई जाती है। किशोरावस्था के लिए उस प्रकार की पुस्तकें बनाई जाती है, प्रौढ़ावस्था के लिए उस प्रकार की बनाई जाती है। जैसे बाल्यावस्था में चित्र अधिक होते हैं और जो शब्द है उनके आकार भी बड़े होते हैं। किशोरावस्था में धीरे धीरे चित्रों की संख्या कम होती जाती है और अक्षरों का आकार भी या थोड़ा सा छोटा होता जाता है। प्रौढ़ावस्था में जो है चित्रों की तो बिल्कुल एक तरह से नगण्यता हो जाती है, चित्र होते ही नहीं है और जो सिर्फ उसमें लिखावट होती है और अक्षर और जो शब्द है उनका आकार भी छोटा हो जाता है। तो इस तरह से मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए जो भी अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं के अनुसार उपयुक्त पाठ्य पुस्तकें तैयार की जाती है तो वह पाठ्य पुस्तकें एक तरह से अच्छी मानी जाती है, यह उसका एक गुण माना जाता है। अगला बिंदु जो है वह है विषय विविधता, यानी एक ही प्रकार के विषय पर आधारित अनेक पाठों की अपेक्षा अनेक विषयों पर आधारित पाठ अच्छे होते हैं। यानी एक पाठ्य पुस्तक में एक ही प्रकार के पाठ नहीं होने चाहिए, अलग अलग विषयों पर पाठ बनाए हुए होने चाहिए। सरल से कठिन की ओर जो एक सिद्धांत है उस पर आधारित होना चाहिए और विषयों में विविधता होनी चाहिए। अगर विविधता होगी तो छात्रों को एक नीरसता नहीं लगेगी, छात्रों में रुचि बढ़ेगी और छात्र अच्छी तरह से उसको पढ़ने लगेंगे। अगला बिंदु आता है रोचकता, यानी रुचि का सिद्धांत। आज का एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि इस सिद्धांत को शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यवहारिक किया जाना चाहिए कि जो चीज हमारे रुचि की होती है, जो चीज किसी छात्र के रुचि की होती है, तो छात्र अपने रुचि की जो वस्तु है या कोई सिद्धांत है या कोई कार्यक्रम है उसको करना चाहते हैं। तो यहाँ पर अगर पाठ्य पुस्तक रुचि पूर्ण होगी तो छात्र उसको पढ़ना चाहेंगे, नहीं तो छात्रों को अगर नीरस लगती है तो छात्र उसको पढ़ने से अपना जी चुराएंगे और वो उसको नहीं पढ़ेंगे। अगले बिंदु पर चलते हैं कि जीवन से संबद्धता, यानी पाठ्य पुस्तक में जो विषय है वो जीवन से संबंधित होते हैं, काल्पनिक नहीं होने चाहिए, जीवन से संबंधित होने चाहिए। तो इससे क्या होगा कि उस पाठ्य पुस्तक को वो ज्यादा व्यवहारिक लगेगी, जो छात्र उसको ज्यादा पढ़ना चाहेंगे और उनके आगे आने वाले जीवन में भी वो पाठ्य पुस्तकें उनकी मदद करेगी। अगला आता है क्रमबद्धता, यानी पाठ्य पुस्तकों के जो पाठ है वो क्रमबद्ध होने चाहिए। यह क्रम छात्रों की आयु के अनुसार होने चाहिए तथा विषयों को सरल से कठिन की ओर के सिद्धांत के आधार पर व्यवस्थित करना चाहिए। यानी उसमें जो पाठ निर्धारित किए गए हैं वह सरल से कठिन की ओर जाने चाहिए। पहले सरल पाठ होना चाहिए, फिर कठिन पाठ की ओर आगे बढ़ना चाहिए। सरल से कठिन की ओर चलेंगे तो ये क्रमबद्धता बनी रहेगी, तो छात्रों में पाठ्य पुस्तक का जो है एक तरह से रुचि भी बनी रहेगी। तो पाठ्य पुस्तक एक अच्छी पाठ्य पुस्तक का ये गुण है कि उसमें क्रमबद्धता होती है। अगला बिंदु आता है आदर्शवादिता। पाठ्य पुस्तकों के गुणों में आदर्शवादिता का भी स्थान है। आदर्शवादिता का अर्थ है कि पाठ्य पुस्तक में कुछ पाठ ऐसे होते हैं जो विद्यार्थी को नया संदेश देते हैं, नई प्रेरणा देते हैं, नए आदर्श प्रदान करने में सक्षम है। तो वह पाठ्य पुस्तकों को पढ़ करके छात्र जिसको भी वो उपयोगी मानते हैं उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं अन्य बिंदु क्या है। हम पढ़ रहे थे एक अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुण, उसमें अगला बिंदु आता है व्यवहारिक, यानी कुछ बातें ऐसी भी होनी चाहिए जो बालक की व्यवहारिक बुद्धि को विकसित कर सके। बालक समाज में जब व्यवहार करे तो उसको पाठ्य पुस्तक उस समय वो अपनी बुद्धि से एक तरह से काम में ले और जो पाठ्य पुस्तकों ने उसको दिखाया था, व्यवहारिकता का ज्ञान दिया था, वह यहाँ पर उसके काम आता है और वो समाज में जो व्यवहार करता है वह उसका बहुत ही व्यवहारिक होता है, वो काल्पनिक नहीं होता है। और इस तरह से
वो सैद्धांतिक भी नहीं होता है, व्यवहारिक ज्ञान लिया हुआ होता है, तो वो छात्र के जो भविष्य में उसका जो आने वाला जीवन है उसमें वो उसके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होता है। अगला आता है स्तरानुकूलता, यानी पाठ्य पुस्तकों की जो भाषा है वो छात्रों के अनुकूल होनी चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं में इनकी भाषा सरल होनी चाहिए और धीरे धीरे व्यवस्था के अनुसार भाषा के स्तर को बढ़ाया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे बच्चों को जब पढ़ाया जाता है तो उनके लिए छोटे बच्चों के जो भाषा है वो बहुत सरल होती है ताकि वो बहुत आसानी से समझ सके, और जो बड़ी कक्षाओं की ओर बढ़ते हैं तो पाठ्य पुस्तक का जो स्तर है वह भी थोड़ा कठिन होता जाता है और इस तरह से स्तर को बढ़ाया जाता है। तो इस तरह अनुकूलता का भी ध्यान पाठ्य पुस्तक को बनाते समय रखना चाहिए। अगर इस तरह अनुकूलता रखी गई है तो वह पाठ्य पुस्तक एक तरह से अच्छी पाठ्य पुस्तक मानी जाती है। अगला आता है शुद्धता। भाषा की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों को शुद्ध होना चाहिए। यदि पुस्तक की ही भाषा अशुद्ध है तो यह आशा कैसे की जा सकती है कि छात्र उन्हें पढ़कर भाषा पर अधिकार प्राप्त कर सकेंगे। कहने का तात्पर्य जब भाषा की दृष्टि से पाठ्य पुस्तकों को शुद्ध होना चाहिए, उसमें जो लिखावट हो, लेखनी हो, जो वाक्य बनाए गए हैं वो सब कुछ शुद्ध होने चाहिए। अगर पाठ्य पुस्तक शुद्ध होगी तभी छात्र उसको पढ़ना चाहेंगे। अगला बिंदु आता है सार्थकता, कि पाठ्य पुस्तक का प्रत्येक शब्द सार्थक हो, प्रत्येक वाक्य तथा प्रत्येक अनुच्छेद भी सार्थक हो। अगर निरर्थक उसमें कुछ लिखा गया है तो छात्रों को वह नीरस लगेगा और छात्रों की अरुचि हो जाएगी उस पुस्तक को पढ़ने में। इसलिए सार्थकता भी एक तरह से इसका गुण माना जाता है। फिर आता है सुसंबद्धता, यानी पुस्तक का प्रत्येक वाक्य दूसरे वाक्य से संबंधित होना चाहिए, एक अनुच्छेद का दूसरे अनुच्छेद से संबंध होना चाहिए। यानी पाठ्य पुस्तक का जो वाक्य है उनमें आपस में संबंध होने चाहिए, वो एक के बाद दूसरे एक तरह से कड़ी में जुड़े हुए होने चाहिए, और इसी तरह से एक जो अनुच्छेद है उसका दूसरे अनुच्छेद से भी संबंध होना चाहिए। आपस में जुड़े हुए होंगे, सुसंबद्धता होगी तो वह पाठ्य पुस्तक अच्छी पाठ्य पुस्तक मानी जाएगी। अगला आता है भाषाधिकार वर्धकता, यानी पाठ्य पुस्तकों की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि छात्रों के जो शब्द भंडार है उसमें वृद्धि हो सके। यह भी बहुत एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि शब्द भंडार में वृद्धि करनी है तो पाठ्य पुस्तकें अधिक से अधिक पढ़ी जानी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा जो बहुत अच्छे लेखक हैं वो पहले बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं, उनकी हॉबी ही पढ़ना होती है। जब वो पढ़ते हैं अच्छा अच्छा साहित्य उसके बाद वो स्वयं भी लिखने लग जाते हैं क्योंकि उनके भाषा भंडार में वृद्धि हो जाती है। फिर आता है मौलिकता, कि पाठ्य पुस्तक के पाठ में मौलिकता को छिन्न भिन्न नहीं किया जाना चाहिए, उसकी अपनी एक मौलिकता कायम होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक अगर किसी दूसरी पाठ्य पुस्तक का नकल करके बनाई गई है, मौलिक नहीं है उसकी जानकारी, तो छात्र उस पाठ्य पुस्तक को बहुत अधिक ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, उसका मखौल भी उड़ाते हैं और उनको ये समझ में आ जाता है कि यह पाठ्य पुस्तक कहीं से नकल करके बनाई गई है। तो मौलिकता जो उसका गुण है उसको बनाए रखना चाहिए। अगला आता है शैलीगत विविधता, यानी प्रत्येक पाठ्य पुस्तक में विभिन्न साहित्यिक विधाएं तो होनी ही चाहिए किंतु प्रत्येक विधा में शैलीगत विभिन्नता भी होनी चाहिए। यानी शैली कहानी की जैसी है उस प्रकार से कहानी बनाई जानी चाहिए, जैसी शैली व्याकरण की है उसके अनुसार व्याकरण बनाई जानी चाहिए, जिस प्रकार की शैली निबंध की है उसी प्रकार के निबंध लिखे जाने चाहिए। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं अगली स्लाइड पर क्या है। कुछ और बिंदु हैं जो अगली स्लाइड पर दिखाए गए हैं। इसमें है नाम, यानी पाठ्य पुस्तक के जो बाहरी गुण है उनमें नाम का भी प्रभाव पड़ता है। पुस्तक का नाम सरल, संक्षिप्त, स्पष्ट एवं आकर्षक होना चाहिए। यानी पुस्तक का नाम जो है वो बहुत आकर्षक होना चाहिए ताकि नाम को देखते ही छात्र उसको पढ़ने के लिए रुचि लेने लगे। सरल भी होना चाहिए ताकि समझ में आ सके, बहुत बड़ा नाम नहीं होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए ताकि वह अच्छा लगे, और स्पष्ट भी होना चाहिए। स्पष्ट होने के साथ साथ आकर्षक भी होना चाहिए। तो इस तरह से पाठ्य पुस्तक के जो बाहरी गुण हैं उनमें नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगला आता है आकार, कि पाठ्य पुस्तक में पाठों का आकार बहुत छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार संपूर्ण पाठ्य पुस्तक का आकार ना तो बहुत छोटा हो और न बहुत बड़ा हो, यानी पुस्तक का आकार भी छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए ज्यादा, और पाठों का आकार जो उसमें पाठ दिए गए हैं उनका आकार भी न तो बहुत छोटा होना चाहिए और न ज्यादा बड़ा होना चाहिए। इस तरह से आकार का भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। अगर आकार ठीक है तो वो पाठ्य पुस्तक का एक गुण माना जाता है। फिर आता है कागज, यानी कवर बहुत पतला भी ना हो और ऐसा भी ना हो जिसकी चमक आंखों में पड़े, या वह इतना पुराना भी ना हो कि शीघ्र फट जाए या छात्र को वर्ष में 2 बार नई किताबें खरीदनी पड़े। तो कागज की जो क्वालिटी है वह अच्छी होनी चाहिए। फिर आता है मुद्रण,
कि पुस्तक की छपाई शुद्ध होनी चाहिए, अक्षर बहुत छोटे भी ना हो, प्रारंभिक कक्षाओं में मोटे अक्षरों में छपाई हो और धीरे धीरे ऊपर की कक्षाओं में अक्षर बारीक हो सकते हैं। तो इस तरह से मुद्रण में भी इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। फिर आता है चित्र, कि चित्रों के विषय स्पष्ट हो जाते हैं। पुस्तक की उपयोगिता में वृद्धि के लिए चित्र होने चाहिए। प्रारंभिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों में चित्र जरूर होने चाहिए, क्योंकि चित्र होंगे तो छात्र उन चित्रों को देख करके अपने विद्या अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है जिल्द, कि पाठ्य पुस्तकों की जिल्द मजबूत होनी चाहिए। छोटी कक्षाओं में छात्र किताबें बहुत फाड़ते हैं। दुर्भाग्यवश आजकल जो किताबें बनाई जाती है उनमें जो पाठ्य पुस्तकों की जिल्द है वो छोटे बच्चों की सबसे ज्यादा कमजोर होती है। तो इस तरह से वर्ष में 2 बार भी उनको बुक्स खरीदनी पड़ जाती है। आगे आता है आवरण, कि पाठ्य पुस्तक का आवरण आकर्षक होना चाहिए। छोटे बालक रंग बिरंगी चित्रों को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए उनके आवरण पर भी रंग बिरंगे चित्र बने होने चाहिए और वो आकर्षक होना चाहिए। फिर अगला आता है मूल्य, कि पाठ्य पुस्तक का जो महत्वपूर्ण बिंदु है या गुण है वह है मूल्य। अगर मूल्य ठीक रखा गया है तो उसको सभी आर्थिक स्तर के बालक पढ़ पाएंगे, और अगर मूल्य बहुत ज्यादा है तो जो बच्चे आर्थिक स्तर पर मजबूत है, जिनके परिवार की स्थिति, उनको तो उनके अभिभावक पुस्तकें दिला देंगे, लेकिन जो छात्र जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है वह छात्र पाठ्य पुस्तकें पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो खरीद भी नहीं पाएंगे। पाठ्य पुस्तक का मूल्य उचित होना चाहिए, जिससे कि छात्र सरलता से उसे खरीद सके और अभिभावकों पर ज्यादा भार ना पड़े। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं क्या है। जिस तरह से पाठ्य पुस्तकों के गुण बताए गए थे, इसी तरह से पाठ्य पुस्तकों के दोष भी बताए गए हैं। प्रयोजनहीनता, यानी उद्देश्यहीनता या प्रयोजनहीनता। अगर पाठ्य पुस्तक में उद्देश्यहीनता है, जिस उद्देश्य को सोच करके पाठ्य पुस्तक बनाई गई है उसको अगर वो पूरा नहीं कर रही है तो यह उसका दोष माना जाता है। उद्देश्य को पूरा करना पाठ्य पुस्तक का एक गुण है, और अगर वो उद्देश्य को पूरा नहीं करती है, प्रयोजनहीनता होती है या उद्देश्यहीनता होती है, तो पाठ्य पुस्तक का ये दोष माना जाता है। अगला आता है अनुपयुक्तता, यानी जिस भी कारण से वो पाठ्य पुस्तक की छपाई की गई है, वो बनावट की गई है, उसको बनाया गया है, तो उसमें अनुपयुक्तता है। अगर वह उपयोगी नहीं है, उपयुक्त नहीं है, तो वह पाठ्य पुस्तक का दोष माना जाता है। अगला बिंदु आता है नीरसता, यानी अगर पाठ्य पुस्तक की भाषा, उसका कवर पेज और उसकी कुल मिलाकर उसकी जो पूरी की पूरी जो उसकी छपाई है, मुद्रण है, उसका जो बनावट है, अगर वो नीरस है, उसमें जो पाठ लिए गए हैं अगर वह नीरस है, तो छात्र उसमें रुचि नहीं लेंगे, वो पाठ्य पुस्तक का दोष माना जाएगा। अगला आता है जीवन से असंबद्धता, यानी पाठ्य पुस्तक में जो पाठ बनाए गए हैं उनमें जो उदाहरण दिए गए हैं वह सब कुछ जीवन से संबंधित होने चाहिए। अगर वो जीवन से असंबद्धता रखते हैं तो यह भी पाठ्य पुस्तक का दोष माना जाता है। आदर्शहीनता, कि अगर पाठ्य पुस्तक में आदर्श वाले जो व्यक्ति हैं, ऐसे महापुरुष हुए हैं, उनकी जीवनियों को, उनके बारे में पाठ नहीं बनाए गए हैं, तो छात्र भी उसको देख करके नहीं सीख पाएंगे और इस तरह से आदर्शहीनता की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। फिर अगला आता है अव्यवहारिकता, यानी जो व्यवहारिक तौर पर नहीं बनाई गई है वह पाठ्य पुस्तकें दोषी मानी जाती है। पाठ्य पुस्तकें बनाते समय उनमें व्यवहारिकता को भी उसको जोड़ा जाना चाहिए। तो इस तरह से अव्यवहारिकता भी पाठ्य पुस्तकों का एक दोष माना जाता है। अगला आता है अशुद्ध, यानी पाठ्य पुस्तक की जो भाषा है वो सरल होनी चाहिए, बोधगम्य होनी चाहिए और साथ ही साथ शुद्ध होनी चाहिए। अगर शुद्ध नहीं है तो पाठ्य पुस्तक का दोष माना जाता है। फिर आता है निरर्थकता, कि पाठ्य पुस्तक को बनाते समय जो एक पाठ्यक्रम के आधार पर उसको बनाया गया है, अगर वह उसको पूरा नहीं करती है तो वह निरर्थक मानी जाती है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। इस तरह से निरर्थकता जो है वह भी पाठ्य पुस्तक का दोष माना जाता है। फिर अगला आता है कुसंपादन, यानी जो पाठ्य पुस्तकें हैं उसको संपादन करने के लिए जो कार्यक्रम किया जाता है या जिस आधार पर उसका संपादन किया जाता है, अगर पाठ्य पुस्तक का कुसंपादन किया जाता है तो यह भी पाठ्य पुस्तक का दोष माना जाता है। अगला आता है शैलीगत अरोचकता, यानी शैलियां जो उसमें काम में ली गई है पाठ्य पुस्तक के निर्माण के समय, उसमें अगर वो रोचक नहीं है तो फिर वह भी इसका एक दोष माना जाता है। अगला आता है अनाकर्षक साज सज्जा, यानी ओवरऑल जो पाठ्य पुस्तक है वो देखने में अच्छी नहीं होती है तो वह भी उसका एक दोष माना जाता है और वो छात्रों को आकर्षित नहीं कर सकती है। तो इस प्रकार छात्रों, आपने इस स्लाइड में पाठ्य पुस्तकों के दोषों के बारे में अध्ययन किया। चलिए अगली स्लाइड पर देखते हैं है क्या। हिंदी की वर्तमान पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा।
वर्तमान समय में जो पाठ्य पुस्तकें हिंदी की जो चल रही हैं उन पाठ्य पुस्तकों की यहाँ पर समीक्षा की गई है और समीक्षा के कुछ बिंदु हैं जो हम देखेंगे। इसमें पहला बिंदु आता है कि गहन अध्ययन की पुस्तकें। गहन अध्ययन की पुस्तकों में गद्य और पद्य की पुस्तकें आती हैं। गद्य की पुस्तकों के द्वारा छात्रों को क्या सिखाया जाता है? शुद्ध उच्चारण, शब्द विन्यास, शब्दावली, व्यवहारिक व्याकरण, रचना कार्य, पठन कौशल और अर्थ ग्रहण का ज्ञान उसमें दिया जाता है। जो गहन अध्ययन की पुस्तकें हैं उनमें इस तरह से उनके द्वारा अध्ययन करके, गद्य का अध्ययन करके छात्र शुद्ध उच्चारण सीख जाते हैं, भाषा का शब्द विन्यास सीख जाते हैं, उसकी शब्दावली में वृद्धि होती है, व्यवहारिक व्याकरण वो सीख जाते हैं, रचना कार्य ठीक प्रकार से कर पाते हैं और उनका पठन कौशल भी विकसित हो जाता है और वो अर्थ ग्रहण का ज्ञान जो है वो भी उन्हें मिल जाता है। तो इस तरह से गहन अध्ययन की पुस्तकें। दूसरी आती है विस्तृत अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें। इन पुस्तकों में कहानी, नाटक, एकांकी, जीवन, आत्मकथा आदि से संबंधित सहायक पुस्तकें आती है। इनके द्वारा बालक के ज्ञान को सुदृढ़ किया जाता है। तो विस्तृत अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तकें हैं उनमें जो पाठ ज्ञान दिया जाता है वो बहुत ही विस्तृत होता है और सुदृढ़ होता है। अगले बिंदु पर चलते हैं कि व्याकरण की पुस्तकें। व्याकरण की पुस्तकों के द्वारा छात्रों को वर्णमाला, लिपि, वर्ण विन्यास, शब्दावली, विराम चिन्ह और व्याकरण संबंधी नियमों का ज्ञान कराया जाता है। तो व्याकरण की पुस्तकें अलग से छात्रों को हर कक्षा में मिलती है और उनमें सब कुछ व्याकरण उस कक्षा के लिए उसको जितनी व्याकरण आनी चाहिए या उसके पाठ्यक्रम में जितनी व्याकरणों को सम्मिलित किया गया है उसका वर्णन उसमें होता है। अगला आता है कि रचना की पुस्तकें, यानी रचना कौशल को विकसित करने के लिए विभिन्न प्रकार के पत्र रचना, निबंध, कहानी रचना आदि के लिए पुस्तकें प्रस्तावित की जाती है और रचना करने के बाद रचना वहां से छात्र सीखते हैं और इस प्रकार से रचना की पुस्तकें भी अलग से होनी चाहिए। फिर आता है संस्कृत की पुस्तक, कि संस्कृति की जो पुस्तक होती है उसका उद्देश्य संस्कृत का ऐसा स्वरूप उपस्थित करना है जो एक और छात्र छात्राओं को अपनी ओर स्वीकृति से दूर ना होने दे और दूसरी ओर उनको वर्तमान को समझने में उसकी सहायता दे। यानी संस्कृत की जो पुस्तक है वो परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित होनी चाहिए, थोड़ी नवीन होनी चाहिए और उद्देश्य को पूरा करने वाली होनी चाहिए और संस्कृति की जानकारी देने वाली भी होनी चाहिए। तो इस तरह से संस्कृत की पुस्तक। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। पाठ्य पुस्तकों में सुधार के लिए सुझाव, कि अगर पाठ्य पुस्तकों में अच्छी पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना है तो उनके लिए क्या सुझाव दिए गए हैं। उपयुक्त गुण दोषों को देखने के बाद समीक्षा के तौर पर हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तकों में जो कमियां हैं उन्हें निम्न सुझावों के द्वारा दूर किया जा सकता है। जैसे पहला जो आता है इसमें बिंदु कि लेखक, संपादक, प्रकाशक ईमानदारी और निष्पक्षता बरतें। पाठ्य पुस्तक को बनाते समय एक लेखक उसमें अपना योगदान देता है, एक संपादक अपना योगदान देता है, एक प्रकाशक उसको प्रकाशित करता है। अगर ये सभी लोग ईमानदारी बरतें और निष्पक्षता बरतें तो इसके द्वारा जो पाठ्य पुस्तक तैयार होगी और निश्चित रूप से एक बहुत ही अच्छी पाठ्य पुस्तक, आदर्श पाठ्य पुस्तक मानी जाएगी। दूसरा आता है मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग के सुझाव माने जाए। कहने का तात्पर्य है कि मुदालियर आयोग ने और कोठारी आयोग ने सुझाव दिया था कि पाठ्यक्रम है बार बार न बदला जाए और इस प्रकार से पाठ्य पुस्तकों का निर्माण बार बार न किया जाए। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि पाठ्यक्रम जो है वह कुछ एक निश्चित अवधि के लिए बना दिया जाना चाहिए, बार बार उसको बदला नहीं जाना चाहिए। तो मुदालियर आयोग और कोठारी आयोग का जो सुझाव था इसको भी माना जाना चाहिए। अगला बिंदु आता है कि पाठों के क्रम सरल से कठिन की ओर सूत्र पर आधारित हो। हालांकि ऐसा किया भी जाता है पर कुछ हो सकता है कि कुछ पाठ्य पुस्तकों में इसका ध्यान न रखा जाए। पाठों का जो क्रम है वो सरल से कठिन की ओर जाए, इस सूत्र पर आधारित हो, ताकि छात्र जब पढ़े तो पहला पाठ सरल हो, धीरे धीरे उसको पढ़ने का अभ्यास हो जाए तो पाठ फिर कठिन होते चले जाए। तो इस तरह से यह भी पाठ्य पुस्तकों के लिए एक सुझाव है। फिर आता है आवरण आकर्षक, यानी पाठ्य पुस्तक का जो आवरण है वह आकर्षक होना चाहिए, वो आकर्षित करने वाला होना चाहिए, तभी छात्र उसको पढ़ने में रुचि लेंगे। अगला बिंदु आता है कि अच्छे कागज का उपयोग, यानी पाठ्य पुस्तक को जब बनाया जाए तो उसमें जो कागज काम में लिया जाए वो एक अच्छे प्रकार का कागज काम में लिया जाना चाहिए, ताकि छात्र जब पढ़े तो पाठ्य पुस्तकों के कागज फट भी ना जाए और छात्रों को अच्छे भी लगें, देखने में अच्छे लगेंगे तो वो उसकी तरफ आकर्षित होंगे, उसमें उसको पढ़ने में रुचि लेंगे। फिर आता है छपाई में शुद्धता, कि पाठ्य पुस्तक की जब छपाई की जाए तो उस समय भी उसकी शुद्धता का ध्यान रखा जाए। अगर छपाई में शुद्धता नहीं है, अगर वो समझ में नहीं आ रही है उसकी लिखावट या उसमें शब्द जो है वो शुद्ध नहीं लिखे
हुए हैं अशुद्ध हैं, उसकी भाषा अशुद्ध है, तो वह पाठ्य पुस्तक अच्छी नहीं मानी जाती है। इसीलिए पाठ्य पुस्तकों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव है कि उनकी छपाई में शुद्धता का ध्यान रखा जाना चाहिए। और बालकों के मानसिक स्तर का ध्यान, यानी पाठ्य पुस्तक जब बनाई जाए तो उसमें बालकों के मानसिक स्तर का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। जिस स्तर के बालक के लिए वो बनाई जा रही है उसी में उस तरह की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, उस तरह की विषय वस्तु का प्रयोग किया जाना चाहिए, उस तरह की बनावट का प्रयोग किया जाना चाहिए, उस तरह के मुद्रण का प्रयोग किया जाना चाहिए। अगले बिंदु पर चलते हैं कि भाषा शैली संतुलित, यानी पाठ्य पुस्तक की जो भाषा में शैली काम में ली जा रही है वह संतुलित होनी चाहिए और उस विषय के अनुकूल और उस आयु स्तर के जो बालक हैं उसके अनुकूल होनी चाहिए। फिर आगे आता है कि पुस्तक संपादन में शिक्षकों का सहयोग। कहने का तात्पर्य जब पुस्तकें बने और तैयार हो रही हो तो जो उसको पढ़ाने वाले शिक्षक हैं उनका भी उसमें सहयोग लिया जाना चाहिए। अगर जो शिक्षक उसमें सहयोग देंगे तो उसमें व्यवहारिक तौर पर कोई कमियां जो होंगी उनको दूर किया जा सकेगा। अगला आता है विषय सामग्री रुचि व आवश्यकता अनुकूल। उसमें जो विषय सामग्री ली गई है वो छात्रों की रुचियों के अनुकूल हो, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार हो और उसके पाठ्यक्रम के अनुसार भी होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने कुछ बिंदु देखे जो पाठ्य पुस्तकों में सुधार के लिए सुझाव की तरह से काम में लिए जा सकते हैं। अगर इन सुझावों को ध्यान में रखा जाए तो फिर पाठ्य पुस्तक अच्छी पाठ्य पुस्तक कहला सकती है। आगे आता है कि पुस्तक के अंत में गंभीर अंशों व शब्दार्थ की व्याख्या, यानी पाठ्य पुस्तक जब खत्म होने वाली हो तो जो उसके कुछ अंतिम पेज हैं उन पर अंतिम प्रश्नों पर पुस्तक के अंत में जो पुस्तक के अंदर जो गंभीर अंश आए थे उनकी और जो कठिन शब्द आए थे उनकी व्याख्या भी की जानी चाहिए, ताकि जो छात्र उस पाठ्य पुस्तक को पढ़ रहे हैं अगर उनको कोई परेशानी आ रही है तो पीछे से वो गंभीर अंशों को और शब्दार्थ को देख पाएंगे। फिर अगला आता है अक्षरों का आकार स्पष्ट व बड़ा और सिलाई मजबूत होनी चाहिए, यानी पाठ्य पुस्तकों में जो अक्षर है उनका आकार स्पष्ट होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, दिखाई दे सके सबको और उसकी जिस कक्षा के लिए वो बनाई गई है उसके अनुरूप होनी चाहिए और पाठ्य पुस्तक की सिलाई मजबूत होनी चाहिए ताकि वो बहुत जल्दी से ना फट जाए, पढ़ने वाला उसको आराम से पढ़ सके। अगला आता है राष्ट्रीय लक्ष्यों व शिक्षण उद्देश्यों का ध्यान, यानी जिस भी देश के लिए या जिस भी प्रदेश के लिए वो पाठ्य पुस्तक तैयार की गई है तो उस देश के जो राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं या उस राष्ट्र की जो शिक्षण पद्धति है उसमें जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं उनको ध्यान में रख करके पाठ्य पुस्तक बनाई जानी चाहिए। आज जो भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य है वो अमेरिका के राष्ट्रीय लक्ष्य नहीं हो सकते हैं, तो इस तरह से भारत में जो पाठ्य पुस्तकों का निर्माण हो तो भारत के जो राष्ट्रीय लक्ष्य है, यहाँ की शिक्षा पद्धति के जो उद्देश्य है उनको पूरा करते हुए होने चाहिए। और अगर अमेरिका में पाठ्य पुस्तक का निर्माण किया जा रहा है तो वहाँ के जो राष्ट्रीय लक्ष्य है या वहाँ की जो शिक्षा पद्धति है उसके उद्देश्यों को ध्यान में रखकर वहाँ की पाठ्य पुस्तकें तैयार की जानी चाहिए। छोटी कक्षाओं में नियंत्रित व बड़ी कक्षाओं में विस्तृत शब्द भंडार हो। कहने का तात्पर्य छोटी कक्षाओं में शब्द कम हो, चित्र अधिक हो और नियंत्रित हो शब्द, और बड़ी कक्षाओं में जो है शब्द भंडार ज्यादा हो और चित्र कम हो। इस तरह से जो पुस्तकें बनाई जाएगी तो वह पुस्तकें बहुत ही अच्छी होगी। तो आपने देखे ये कुछ बिंदु जो इस सुझाव की तरह से काम करेंगे। तो छात्रों, आज हमने यहाँ पर पाठ्य पुस्तक के विषय में सारी जानकारी प्राप्त कर ली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आने वाले समय में हम और वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।